आज की इतिहास वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्रिप्स मिशन के विषय में। क्रिप्स मिशन ने जो प्रस्ताव रखे थे उस पर हम चर्चा कर चुके थे और उसका मूल्यांकन भी हमने प्रस्तुत किया था। आज हम शुरुआत करेंगे क्रिप्स मिशन ने जो प्रस्ताव रखे थे उसके संदर्भ में कांग्रेस का पक्ष क्या था, मुस्लिम लीग का पक्ष क्या था, अन्य जो वर्ग थे उन वर्गों का या संप्रदायों का क्या पक्ष रहा था, और उसके बाद क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव असफल क्यों हुए थे उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कांग्रेस का पक्ष किस प्रकार था, कांग्रेस ने अपना पक्ष क्या रखा था क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के ऊपर। कांग्रेस के द्वारा जो मांगें रखी जा रही थीं उनमें कई मांगों को स्वीकार कर लिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, किंतु फिर भी कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस को पहली जो आपत्ति थी वो ये थी कि रियासतों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति रियासत के राजा या नरेशों के द्वारा की जानी थी। कांग्रेस को क्रिप्स के इस प्रस्ताव में जो ये प्रस्ताव था उस पर आपत्ति थी। कांग्रेस की दूसरी आपत्ति प्रांतों के पृथक रहने के अधिकार पर थी। इसका अर्थ ये था कि पाकिस्तान के सार को स्वीकार कर लेना, पाकिस्तान के लिए रास्ता तैयार कर देना, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही थी। कांग्रेस का यह मानना था कि इससे सांप्रदायिकता की समस्या का हल नहीं होगा बल्कि वो बढ़ जाएगा, क्योंकि रियासतें जो थी जो प्रांत थे वो पृथक रह सकते थे, अलग रह सकते थे, संघ में शामिल न हों ऐसा हो सकता था। इसी प्रकार से उसकी आपत्ति रियासतों के पृथक रहने के अधिकार पर भी थी। कांग्रेस का यह मानना था कि यह निराशाजनक और पृथकता की भावना से ग्रस्त प्रतिक्रियावादी तत्वों को प्रोत्साहन देने वाले प्रस्ताव थे। पृथकता की नीति जो इसमें अपनाई गई थी, चाहे वो देशी रियासत हो या अन्य राज्य हों, यानी पाकिस्तान के लिए रास्ता साफ कर दिया गया था, और राजाओं के लिए भी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से कोई भी राजा अपनी स्वतंत्रता को छोड़कर किसी संघ में शामिल क्यों होना चाहेगा। यदि वह सम्मिलित हो जाता है तो राजा होने के अधिकार का उसे त्याग करना पड़ता है, और कौन व्यक्ति, कौन राजा अपने अधिकारों को छोड़कर देश में या किसी संघ में सम्मिलित हो जाएगा। यदि कोई राजा ऐसा करता है तो निश्चित रूप से वह बड़ा राष्ट्रभक्त होगा, तभी वह अपने अधिकारों का समर्पण राष्ट्र के प्रति करेगा, अन्यथा हर राजा अपने अधिकारों को की रक्षा का प्रयास करेगा, उसे छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर यह हो जाता कि केवल एक पाकिस्तान नहीं बनता बल्कि सैकड़ों, 800 के आसपास, 700 से 800 के बीच की संख्या थी उस समय राज्यों की या देसी रियासतों को मिलाकर। इतने भागों में भी भारत बंट सकता था, भारत का अस्तित्व मिट सकता था। इसमें स्वशासन की जो तिथि, कोई तिथि नहीं दी गई थी। क्रिप्स के प्रस्ताव में स्वशासन का आश्वासन था, पर वो कब दिया जाएगा ये नहीं कहा गया था। सारी योजना भारत को दुर्बल बनाए रखने की योजना थी, तथा इसमें अस्पष्ट बातें, स्पष्ट बातें नहीं थीं, अस्पष्ट बातें थीं। इसी कारण गांधी जी ने कहा था कि दिवालिया बैंक के नाम पर भविष्य की तिथि में भुनने वाले चेक के समान था। यानी ऐसा चेक था जो किसी दिवालिया बैंक के नाम से दिया गया था, और वो भी कब, भविष्य में भुनना। बैंक का अस्तित्व रहेगा नहीं रहेगा, अब बैंक अगर है तो वो दिवालिया है, उसमें चेक भुनाया नहीं जा सकता। ऐसे बैंक के नाम पर ये चेक था। किसको कहा गया? ये क्रिप्स मिशन को कहा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पर निराशा प्रकट करते हुए कहा था कि अनेक सीमाएं उसमें लगा दी गई थीं और आत्मनिर्णय के सिद्धांत को ही ध्वस्त कर दिया गया था। इससे हमारा भविष्य संकट में पड़ जाता। ये भी इसकी आलोचना थी। कांग्रेस की यह मांग थी कि तत्काल उन्हें अधिकार हस्तांतरित किए जाएं, किंतु ऐसा नहीं हुआ। तत्काल में कुछ नहीं मिल रहा था, छुटपुट बहुत छोटे अधिकार मिल रहे थे। भविष्य के लिए सारी बातें कही गई थी।
गांधी जी ने इसीलिए असहमति प्रकट करते हुए कहा था कि यदि आपके प्रस्ताव यही थे तो फिर आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया, और आप तत्काल, मेरा परामर्श है कि आप अगली जहाज से अपने देश इंग्लैंड लौट जाएं। इस तरह की प्रतिक्रिया महात्मा गांधी सामान्य तौर पर नहीं करते थे, यानी वह बुरी तरह से असहमत थे। कांग्रेस राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के पक्ष में थी तथा सुरक्षा का पूर्ण नियंत्रण वह चाहती थी। युद्ध काल में भी सुरक्षा का पूरा दायित्व भारतीयों का हो, भारतीय उसके लिए सक्षम हैं। किंतु क्रिप्स के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया उसमें ये बातें नहीं थी। इस कारण से कांग्रेस के द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया। अब हम देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग जो दूसरा बड़ा पक्ष था, अब वह अपने को लगातार दावा करता रहा था कि वह कांग्रेस के बराबर है, कांग्रेस के बराबर है। कांग्रेस दावा नहीं करती थी कि मुस्लिम लीग उससे पीछे है या उसके बराबर है, क्योंकि जो वास्तव में होता है वो कोई दावा नहीं करता। जो भयाक्रांत रहेगा, जो डरपोक रहेगा, वो बार बार हिम्मत की बातें करता है, क्योंकि हिम्मत उसके अंदर होती नहीं है। उसी प्रकार से मुस्लिम लीग लगातार इस समय दावा करती रही थी कांग्रेस के बराबर है, और कांग्रेस को हिंदू पक्ष का बताने का प्रयास करती थी, क्योंकि वह स्वयं मुस्लिम पक्ष में ही थी। इसलिए वो कांग्रेस को भी इसी प्रकार का साबित करने का प्रयास करती थी। तो लीग का पक्ष इस समय महत्वपूर्ण हो गया था। उसके बारे में बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग के द्वारा भी क्रिप्स के प्रस्तावों को अस्वीकृत किया गया। उनको पहली आपत्ति थी कि पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। स्वीकार तो किया गया था, सार को स्वीकार किया गया था, इशारा किया गया था, लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के नाम का उल्लेख करके पूर्ण स्वीकृति उसके लिए नहीं दी गई थी, ये इनका कहना था। उनके द्वारा दूसरी आपत्ति संविधान सभा के गठन को लेकर के थी, क्योंकि संविधान सभा वह पृथक चाहती थी, अलग से संविधान सभा हो, अलग संविधान पाकिस्तान के लिए बने। जबकि यहाँ संयुक्त संविधान की बात चल रही थी, एक संविधान की बात चल रही थी, ये उसे अस्वीकार थी। संविधान सभा के गठन के लिए निश्चित निर्वाचन पद्धति में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं की गई थी। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आप परिचित होंगे कि अधिक वेटेज के साथ, जितनी उनकी संख्या है उससे अलग, और केवल मुसलमान उसमें वोट करें, ये इनकी मांग थी। अगर किसी प्रांत में वोटिंग कराई जा रही है तो वहाँ की प्रजा में केवल मुस्लिम प्रजा ही वोट डाले, बाकी नहीं डाले। ये किसी भी हालत में स्वीकार करने योग्य बात ये नहीं कर रहे थे, किंतु सांप्रदायिकता का चश्मा जब चढ़ता है नेत्रों पे तो वह पूरी तरीके से अंधा ही कर देता है। ये इस तरह की मांग इनके द्वारा की जा रही थी। संविधान सभा के निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाना था। इस कारण से इनका कहना था कि मुसलमानों पर बहुसंख्यक हिंदुओं की दया पर इनको निर्भर रहना पड़ेगा। लीग ने इसका विरोध किया। कारण मुस्लिम लीग ने भी इसी कारण से मुस्लिम लीग ने क्रिप्स के प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि बहुमत के आधार पर अगर लिया जाएगा तो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, उनकी चलेगी, इसलिए इन्होंने विरोध किया। भारत और ब्रिटेन के बीच संधि की शर्तें निश्चित नहीं हुई थीं, इस पर भी लीग को आपत्ति थी। देशी रियासतों की इच्छा पर निर्भर था कि वे संविधान सभा में सम्मिलित हों या न हों, या उससे पृथक हो जाएं, इस पर भी लीग को आपत्ति थी। अंतरिम व्यवस्थाओं के लिए कोई निश्चित सुझाव इस क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में नहीं थे, इस पर इसने आपत्ति की। प्रांतों के विधान मंडलों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं दिया गया था, ये आपत्ति थी। प्रांतों का केंद्र से अलग रहने का अधिकार काफ़ी और स्पष्ट नहीं था। इस बारे में प्रांतों का निर्णय जानने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। ये आपत्तियां मुस्लिम लीग के द्वारा व्यक्त की गईं, जिसके कारण उन्होंने भी क्रिप्स के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। अन्य वर्ग भी थे। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के अलावा सिखों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकृत किया, असहमति व्यक्त की। हिंदू महासभा, दलितों, उदारवादियों ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू तथा श्री जयकर ने भी क्रिप्स प्रस्ताव को आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उपहास बताया। हिंदू महासभा ने प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया क्योंकि इन प्रस्तावों में पाकिस्तान को पृष्ठ द्वार से, पीछे के द्वार से स्थापित किए जाने का प्रयत्न किया गया था। सिख पाकिस्तान के विरोधी थे, नहीं चाहते थे पाकिस्तान बने, और विशेषकर
पंजाब को लेकर के कि पूरा पंजाब एक रहे, पंजाब का विभाजन न हो या पंजाब का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान में न जाए। ये वो चाहते थे क्योंकि वो देख रहे थे कि पाकिस्तान का निर्माण इस्लाम की दृष्टि से हो रहा था, मुसलमानों के लिए हो रहा था। तो सिख वहाँ जाना स्वीकार नहीं कर रहे थे क्योंकि वो स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि यदि पाकिस्तान के साथ वो सम्मिलित होंगे तो मुसलमानों की अधीनता उनको स्वीकार करनी पड़ेगी। बहुसंख्यक मुसलमान होंगे और सिखों को उनकी अधीनता में रहना पड़ेगा, जबकि अपेक्षाकृत भारत एक उदार देश होगा। हिंदुओं के बारे में उनका परिचय था और वस्तुतः सिख हिंदू ही हैं। जैन, बौद्ध या सिख कोई पृथक धर्म वस्तुतः नहीं है, वो भारतीय सनातन धर्म की ही शाखाएं हैं। राजनीति ने उनको अलग धर्म का नाम अवश्य दे दिया है, नहीं तो हम अगर ये कह सकते हैं तो स्पष्ट रूप से मेरी यह मान्यता है कि भारत में कोई दूसरा धर्म नहीं है। सनातन धर्म की सैकड़ों शाखाएं हैं, हजारों शाखाएं हैं। हर अब कोई अपने ढंग से इस धर्म को, इस देश में रहने वाले धर्म के लिए केवल एक ही धर्म है, कोई दूसरा धर्म नहीं है। सनातन का अर्थ यही होता है कि वह सदियों से जो चला आया, लाखों वर्षों से जो चला आया, हमारे इस देश के निवासियों ने जिस धर्म को, जिन मान्यताओं को विकसित किया है, सारी मान्यताएं इसमें समाहित हैं। इसीलिए तो भारत इतनी विविधताओं के बाद भी एक देश है। तो ये स्पष्ट धारणा होनी चाहिए, किंतु अंग्रेजों ने ही बांट दिया, सिखों को अलग बना दिया, दलितों को सनातन धर्म से अलग बताने का प्रयास किया गया। और ये अंग्रेजों का ही बोया हुआ बीज है कि आज हम भारतीयों के बीच भी इस तरह की धारणा है। जबकि यदि कोई इतिहास का अध्ययन भली प्रकार से करता है तो उसको स्पष्ट हो जाता है कि भारतीयों का कोई अलग धर्म नहीं है, नाम चाहे जो भी दें। आपको सनातन से आपत्ति है, आपको हिंदू से आपत्ति है, आप छोड़ें, आप भारतीय धर्म कहें। और भारतीय धर्म केवल एक है। न जैन अलग हैं, न बौद्ध अलग हैं, न ही दलित अलग हैं, न ही आदिवासी समाज अलग है। ये हमारे भारतीय धर्म के सारे हिस्से हैं। अलग से कोई नाम उसका हम जो भी दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अन्य वर्गों की भी अस्वीकृति आई। हरिजनों को भी अलग नाम देके दलित वर्ग के नाम से प्रोत्साहित किया गया और उसी का परिणाम आज हम देखते हैं कि भारत में जातियों का विभाजन स्पष्ट रूप से आता है। जबकि प्रत्येक इतिहास को ध्यान से पढ़ने वाला या समझने वाला व्यक्ति यह निश्चित रूप से जानता है कि वस्तुतः जाति केवल आर्थिक आधार पर की गई व्यवस्था है। उसको हम किसी वर्ण, किसी रंग या रक्त के आधार पर हम अलग वर्ग नहीं कह सकते। तो अन्य वर्गों ने भी अस्वीकृति दी। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारणों पर अब हम विचार करेंगे। क्रिप्स जब भारत आया था तो अपेक्षाकृत उदार व्यक्तित्व उसका था, इसलिए भारतीयों को बड़ी अपेक्षा थी कि वह निश्चित रूप से भारत के प्रश्न पर, सांप्रदायिकता के प्रश्न पर और अधिकारों के प्रश्न पर निश्चित रूप से कोई सही प्रस्ताव, उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। असफलता का पहला कारण था क्रिप्स के भविष्य के प्रस्ताव संदेहास्पद थे। हम चर्चा कर चुके कि उन्होंने जितने प्रस्ताव दिए थे सब भविष्य में लागू होने वाले प्रस्ताव थे, तत्काल लागू होने वाले प्रभाव नहीं के बराबर थे। इससे भारतीयों ने यह समझ लिया कि फिर से उन्हें मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध और अन्य अवसरों पर किया गया। केवल आश्वासन अंग्रेजों से प्राप्त हुआ लेकिन अधिकार प्राप्त नहीं हुए। स्वशासन की बात असहयोग आंदोलन के समय से कही जा रही थी कि दिया जाएगा। होम रूल आंदोलन तिलक और एनी बिसेंट चला चुके थे। उस समय से मांग थी, उस समय से आश्वासन था, लेकिन अब तक वो प्राप्त नहीं हुआ था। तो भविष्य के जो प्रस्ताव थे वह स्वीकार करने योग्य नहीं लगे। चर्चिल की दूषित मानसिकता थी, वह कदापि भारतीयों को कोई अधिकार देने को तैयार नहीं था। जैसे ही वह प्रधानमंत्री बना था, जब उससे पूछा गया भारत के संदर्भ में क्या कि वह भारत को स्वशासन देंगे या स्वतंत्र करेंगे, तब उसने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना है। स्पष्ट बात थी कि वह कोई अधिकार भारतीयों को नहीं देना चाहता था। यह उसकी मानसिकता थी। क्रिप्स की हैसियत मात्र एक मोहरे की थी, वस्तुतः उसके कोई अधिकार नहीं थे। चर्चिल के इशारे पर मोहरे के रूप में वह कार्य कर रहा था और चर्चिल एक घोर साम्राज्यवादी व्यक्ति था। किसी भी स्थिति में वह भारतीयों को अधिकार नहीं देना चाहता था, इसलिए ये असफल हुआ।
क्रिप्स के विरोधाभासी वक्तव्य थे। वार्ता के दौरान दूरदर्शिता का परिचय दिया जाना चाहिए था, किंतु उसने जो वक्तव्य दिए उसके स्वयं के वक्तव्य एक दूसरे के विरोध में जा रहे थे। इसके कारण उसकी विश्वसनीयता जाती रही और भारतीयों का और नेताओं का विश्वास उसके ऊपर से उठ गया। भारतीय जनता का अविश्वास था अंग्रेजों के प्रति। उनको यह विश्वास था कि अंग्रेज किसी भी हालत में भारतीयों को कोई अधिकार नहीं देना चाहते। इस कारण भारतीय जनमत अंग्रेजों पर विश्वास नहीं रखता था और इसीलिए भविष्य में के लिए जो आश्वासन दिए जा रहे थे उसको भारतीय किसी भी रूप में स्वीकार करने को तत्पर नहीं थे। कई बार वो धोखा खा चुके थे। तो अंग्रेजों पर भारतीयों का विश्वास नहीं था, इस कारण भी यह मिशन असफल हुआ। कांग्रेस की मांग पूर्ण स्वाधीनता की थी, जबकि ये स्वशासन की मांग कर रहे देने की बात कर रहे थे और उसमें भी भविष्य की तिथि में आगे चलकर दिया जाएगा, आगे चलकर संविधान सभा का गठन होगा, इस तरह की बातें थीं। जबकि कांग्रेस सीधे तौर पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कह रही थी कि आप भारत छोड़ें। इसी कारण महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो का, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा दिया गया। तो कांग्रेस की मांग पूर्ण स्वाधीनता की थी, जबकि ये जो मांग देने की बात कर रहे थे वो अपर्याप्त था। क्रिप्स के प्रस्तावों की अपूर्णता। दीर्घकालीन प्रस्ताव में भी शर्तें लगाई गई थी, जिसके कारण प्रस्ताव महत्वहीन हो गए थे। वर्तमान के लिए कोई योजना नहीं थी। इस तरह क्रिप्स के प्रस्ताव अपूर्ण थे, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता था। इन प्रस्तावों में प्रांतों को संघ से पृथक रहने का अधिकार दिया गया था, जिससे भारत कई टुकड़ों में बंट जाता। तत्काल लागू होने वाले प्रस्ताव नाम मात्र के थे। देशी रियासतों और राजाओं को वहां की जनता के विरुद्ध अधिकार प्राप्त हो रहे थे। इस तरह से ये प्रस्ताव अपूर्ण थे, इस कारण से असफल हुए। ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरण के पक्ष में नहीं थी। चर्चिल समझौते के पक्ष में नहीं था। जैसा कि हमने चर्चा की, क्रिप्स था वो मोहरा मात्र था। कई बार उसने बात करने की कोशिश भी चर्चिल से की, लेकिन उधर से कोई इशारा नहीं मिला। क्रिप्स का सफल होना प्रारंभ से ही संदिग्ध था, ऐसा स्टेटमेंट समाचार पत्र ने लिखा था। जब तक इंडिया ऑफिस और भारत सरकार प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करेंगे, कोई भी प्रतिनिधि हो वह सफल नहीं हो सकता। दोष इंडिया ऑफिस और भारत सरकार के प्रशासकीय अंग का है। ये अंग्रेज समाचार पत्र स्टेटमेंट ने लिखा था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश सरकार या चर्चिल भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करना ही नहीं चाहते थे। सुरक्षा के प्रश्न पर विवाद था। तत्काल सुरक्षा जो युद्ध चल रहा था उसका नेतृत्व भारतीय करना चाहते थे। कांग्रेस का यह प्रस्ताव था कि पूरे अधिकार भारतीयों को दिए जाएं, जबकि अंग्रेज सरकार या क्रिप्स ये देने को तैयार नहीं थे। तो इस सुरक्षा के प्रश्न को लेकर के विवाद था। लॉर्ड हैलिफैक्स के भाषण का दुष्प्रभाव। जिस समय भारतीय वातावरण आशावादी बना हुआ था, कांग्रेस की कार्य समिति क्रिप्स और कर्नल जॉनसन के सुझावों पर विचार करने में संलग्न थी। इस समय अमेरिका स्थित ब्रिटिश राजदूत लॉर्ड हैलिफैक्स, जो भारत का भी गवर्नर जनरल रह चुका था, उसके द्वारा 7 अप्रैल 1942 के भाषण में कांग्रेस की कटु आलोचना की गई। उसने कहा, यदि हमारे सब प्रयत्न असफल होते हैं तो ब्रिटिश सरकार को भारत के बड़े और व्यवस्थित दलों के सहयोग और सहायता के बिना ही अपने कर्तव्य पालन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, जो देश का सबसे बड़ा दल और व्यवस्थित राजनीतिक दल है, कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। आगे कहा गया कि भारत के अन्य दलों ने कांग्रेस के समस्त देश के प्रतिनिधित्व करने के दावे का सख्त विरोध किया है। अल्पसंख्यकों की रक्षा के साथ यह धमकी दी गई कि वार्ता असफल हुई तो ब्रिटेन संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में रखेगा। यह माना गया कि इस भाषण को उसके द्वारा चर्चिल के कहने पर, उसकी प्रेरणा पर दिया गया था। इस भाषण के बाद हम देखते हैं कि क्रिप्स का जो रुख था, दृष्टिकोण था, कड़ा हो गया। उसने कांग्रेस के अध्यक्ष को एक तीखा और कड़ा पत्र लिखा। इसके कारण कांग्रेस
और क्रिप्स के बीच विवाद की स्थिति आ गई। कांग्रेस पर उसने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक वर्गों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहती है कांग्रेस, और इसके बाद कांग्रेस का रुख भी क्रिप्स के प्रति कड़ा हो गया, और इस तरह से लॉर्ड हैलिफैक्स के भाषण का दुष्प्रभाव यह पड़ा कि यह मिशन तत्काल असफल हुआ। क्रिप्स के अव्यवस्थित विचार। किसी भी वार्ता में सफलता के लिए व्यक्ति का विवेकपूर्ण तथा विवेकवान होना आवश्यक होता है, किंतु क्रिप्स के विचार अस्त व्यस्त अवस्था में थे। वह अपनी स्थिति को, अपने बयानों को बार बार बदल रहा था, अपने वक्तव्य बदल रहा था जो परस्पर विरोधाभासी थे। इसके कारण भारतीयों में उनके प्रति संदेह की भावना उत्पन्न हो गई। डिक क्वेंसी लिखता है, सर क्रिप्स केवल धोखेबाजी, छल कपट, विश्वासघात तथा दोहरी चालों से काम ले रहे थे, जिन पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं किया जा सकता था। इस कारण से उनका मिशन असफल हुआ। अंग्रेज अधिकारियों का स्वार्थपूर्ण तथा असहयोग का रवैया। चर्चिल सहित ब्रिटिश नौकरशाही एवं भारतीय सरकार भारतीयों को वास्तविक अधिकार नहीं देना चाहती थी। क्रिप्स ने भारत में अपनी वार्ता के दौरान कई बार चर्चिल से परामर्श लेने का प्रयास किया, परामर्श लिया भी, किंतु चर्चिल का कोई स्पष्ट इशारा, कोई स्पष्ट निर्णय प्राप्त नहीं हुआ। लास्की ने लिखा है, चर्चिल की सरकार ने सर स्ट्रेटफर्ड क्रिप्स को भारत की समस्या को हल करने के सच्चे इरादे से नहीं भेजा था। वस्तुतः मित्र राष्ट्रों की आंखों में वे धूल झोंकना चाहते थे। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज अधिकारियों का स्वार्थपूर्ण और असहयोग का रवैया था, इसलिए सफलता संदिग्ध थी। क्रिप्स की अध्यक्षता। जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी सभा की अध्यक्षता की जा रही हो, तो उसकी धारणाएं स्पष्ट होनी चाहिए। यदि वे त्रुटिपूर्ण हैं तो समस्या का समाधान असंभव हो जाता है। क्रिप्स मानता था कि उसके सुझाव ही भारतीय समस्या के समाधान हैं, उसके बिना कोई समाधान हो ही नहीं सकता। वो ये भी मानता था कि पंडित नेहरू क्योंकि उसके मित्र हैं, इसलिए वो जैसा कहेंगे पंडित नेहरू उसको स्वीकार कर लेंगे। जबकि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उनको स्पष्ट कह दिया गया था, स्पष्ट कर दिया गया था कि उनकी स्वयं की एक सीमा थी, उस सीमा से आगे वो कांग्रेस को कन्विंस नहीं कर सकते थे, नहीं समझा सकते थे, नहीं ले जा सकते थे। और कांग्रेस की भी एक सीमा थी कि उससे अधिक वह देश को नहीं ले जा सकती थी। कोई भी निर्णय नेहरू नहीं मान सकते थे, कोई भी निर्णय कांग्रेस नहीं मान सकती थी, और यदि ये मान भी लें तो देश उस निर्णय को नहीं मानेगा, ये उनको स्पष्ट कर चुके थे। किंतु उसकी धारणा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह यही मानता था कि नेहरू जी उसके मित्र हैं, और वो जो कहेगा पंडित नेहरू मानेंगे, और पंडित नेहरू जो कहेंगे उसको कांग्रेस मान लेगी, और कांग्रेस जो कहेगी उसको देश मान लेगा। ये उसकी गलत धारणा थी। हर एक व्यक्ति, चाहे वो पंडित नेहरू हों या महात्मा गांधी हों या दल कांग्रेस हो, सबकी एक सीमा थी। कोई भी बात कांग्रेस कहे उसको देश स्वीकार नहीं करती थी या नहीं कर सकती थी। तो इस गलत धारणा के ऊपर उन्होंने काम किया, इस कारण से वो सफल नहीं हो सका। वाइसराय के दबाव के चलते भी वह कोई निर्णय नहीं कर पाया, चर्चिल का दबाव था ही। इसके कारण कई बार उसने आश्वासन दिया और उससे वह मुकर गया, क्योंकि वह दबावों पर कार्य कर रहा था। राष्ट्रीय सरकार का प्रश्न था। कांग्रेस जापानी संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय सरकार की स्थापना पर जोर दे रही थी। वह केवल वायसराय की समिति में भारतीयों की नियुक्ति से संतुष्ट होने वाली नहीं थी। कांग्रेस युद्ध काल में भी भारतीयों को पूर्ण अधिकार या पूर्ण नियंत्रण चाहती थी, किंतु क्रिप्स और अंग्रेज सरकार इसके लिए सहमत नहीं थे। तो राष्ट्रीय सरकार को लेकर के भी इनके बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। जो राष्ट्रीय सरकार बने, कांग्रेस अपना आधिपत्य चाहती थी, या कहें भारतीयों का आधिपत्य चाहती थी, पूर्ण नियंत्रण चाहती थी सरकार पर, ताकि युद्ध का संचालन भी वे ही करें। किंतु अंग्रेज सरकार इससे सहमत नहीं थी। वह वायसराय के विशेष अधिकारों की मांग कर रही थी, और युद्ध के संचालन का मुख्य दायित्व वह अपने हाथ में रखना चाहती थी, तथा कुछ अधिकार, छुटपुट अधिकार ही कांग्रेस या भारतीयों को देने के पक्ष में थी। सुरक्षा का पूर्ण अधिकार या सुरक्षा का पूर्ण जिम्मा भारतीयों पर छोड़ने पर
उसको विश्वास नहीं था और उनको अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था कि भारतीय इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न नहीं करा सकते, उनमें योग्यता नहीं है, युद्ध के संचालन का दायित्व उनको नहीं दिया जा सकता। इसलिए वो पूरा नियंत्रण युद्ध का या सुरक्षा के प्रश्न पर अपने हाथों में रखना चाहते थे। इस कारण से भी यह जो मिशन था, क्रिप्स मिशन, वह अंततः असफल हो गया। उसकी असफलता के कारणों पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की।